नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक और प्ले जिसका नाम है जूलियस सीजर। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके की फैक्ट्स को। इसका फुल टाइटल जो है दोस्तों वो है ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। ये एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक रोमन प्ले भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने 3 रोमन प्ले और लिखे हैं, कोरियोलेनस, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड टीटस एंड्रोनिकस। ये तीनों और प्ले हैं जो विलियम शेक्सपियर ने रोमन प्ले के रूप में लिखे हैं। इसको परफॉर्म किया गया है दोस्तों 1599 में एक थिएटर जिसका नाम है ग्लोब थिएटर, जो विलियम शेक्सपियर का अपना ही ग्लोब थिएटर है। इसे पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो में जो 1623 में है। ये कहानी दोस्तों एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, रोम की, जो 44 बीसी में हुई थी। इसकी सेटिंग दोस्तों रोम में है। समझते हैं दोस्तों इसके कैरेक्टर्स को। सबसे पहला कैरेक्टर है दोस्तों इसमें जूलियस सीजर, जो कि हमारे प्ले का ट्रेजिक हीरो है और रोम की आर्मी का जनरल है। इसका एक दोस्त है जिसका नाम है मार्क एंटनी। दोस्तों, ये मार्क एंटनी जूलियस सीजर के लिए एक वफादार दोस्त है जो इसका साथ देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसकी पत्नी कैलिफोर्निया। दोस्तों, एक बार इस कैलिफोर्निया को एक सपना आता है जिसमें रोम के लोग जूलियस सीजर को मार रहे होते हैं। एक दिन जूलियस सीजर जब बाहर जा रहा होता है तो ये कैलिफोर्निया उसको बाहर जाने से रोकती है, लेकिन जूलियस सीजर उसकी बात नहीं मानता और बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से जूलियस सीजर को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें ऑक्टावियस सीजर। ये जूलियस सीजर का बेटा है और जो रोम की जनता पर शासन करेगा जूलियस सीजर के बाद, क्योंकि ये जूलियस सीजर का बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों ब्रूटस। ब्रूटस जो है रोम की जनता का वेल विशर है। ये चाहता है रोम की जनता हमेशा खुश रहे, वहां के लोगों की खुशी को किसी की नजर ना लगे। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा इंसान है रोम का। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसकी पत्नी पोर्सिया। दोस्तों, ये पोर्सिया ब्रूटस की वाइफ है और ये एक बार ब्रूटस को किसी से बात करते हुए देख लेती है कि ये जूलियस सीजर को मारना चाहते हैं। ये पोर्सिया पहले तो अपने पति को रोकना चाहती है लेकिन अपने पति को नहीं रोक पाती। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों कैसियस। ये कैसियस जो है इस जूलियस सीजर का दोस्तों दुश्मन है, पॉलिटिकल एनिमी है, जो जूलियस सीजर की फेम से हमेशा चिढ़ता है। वो नहीं चाहता जूलियस सीजर आगे बढ़े। नेक्स्ट है दोस्तों कास्का। ये वैसे तो एक आम आदमी है, लोगों के बीच में ही रहता है, लेकिन ये कभी भी जूलियस सीजर का भला नहीं चाहता। और जब जूलियस सीजर को मारने के लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा होता है तो ये जूलियस सीजर को मारने में सबसे आगे दिखाई देता है कि किसी भी तरह से इस जूलियस सीजर को मार दिया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों डेसियस। ये भी एक षड्यंत्रकारी है जो जूलियस सीजर को मारने में अपना रोल अदा करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें फ्लेवियस और मेरुलस। ये दोनों दोस्तों जूलियस सीजर को मारना चाहते हैं और इसकी फेम से, इसकी प्रसिद्धि से ये बहुत ज्यादा चिढ़े हुए होते हैं। ये थे दोस्तों इसके सारे के सारे खास कैरेक्टर। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी की शुरुआत में जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे द ग्रेट के बेटों को हराकर स्पेन से रोम वापस लौट रहा है। रोम की जनता जूलियस सीजर से बहुत खुश है कि उसने पोम्पे द ग्रेट के बेटों को हरा दिया है। रोम की जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जूलियस सीजर जब यहाँ पर आएगा तो हम उसका बहुत ही अच्छा स्वागत करेंगे। सभी लोग दोस्तों उसका इंतजार कर रहे हैं। जूलियस सीजर के साथ मार्क एंटनी, ब्रूटस और कैसियस भी हैं जो वहां से वापस लौट रहे हैं। तभी दोस्तों उस भीड़ में 2 आदमी और भी हैं, फ्लेवियस एंड मेरुलस। ये दोनों जो हैं जूलियस सीजर के राजनीतिक दुश्मन हैं दोस्तों। ये दोनों चाहते हैं कि जूलियस सीजर को इतना सम्मान जो रोम की जनता दे रही है वो सम्मान इसे नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही किलसते हैं इस चीज से। जैसे ही जूलियस सीजर रोम में वापस आता है तो दोस्तों वहां पर भीड़ में इसे एक ज्योतिषी मिलते हैं। वो ज्योतिषी इससे कहते हैं कि जूलियस सीजर तुम्हें मार्च 15 को यानी मिडिल ऑफ मार्च में तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। उस दिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों जूलियस सीजर इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी इसे
और अपने स्वागत जो लोग कर रहे हैं उसमें सब लोगों को रेस्पॉन्स देना है, ये बहुत ज्यादा खुश भी है, तो ये उस ज्योतिषी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। अब दोस्तों जब ये लोग वापस आते हैं तो उस भीड़ में ये कैसियस बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है जूलियस सीजर से कि रोम के लोग उसका इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। वो जाता है कैसियस दोस्तों इस ब्रूटस के पास और जाकर कहता है कि जो रोम की जनता इतना ज्यादा स्वागत कर रही है जूलियस सीजर का, वो नहीं जानती है यदि जूलियस सीजर यहाँ का राजा बन गया तो वो एक तानाशाह के रूप में उभरेगा। अब जब तानाशाह वो यहाँ का बन जाएगा तो रोम की जनता जो है वो यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती है, और ब्रूटस इसके जिम्मेदार जो होगे वो तुम होगे, क्योंकि रोम की जनता तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती है। तो दोस्तों ऐसी बात इस ब्रूटस से ये कौन बोलता है? कैसियस बोलता है। तभी इन दोनों की बातचीत हो ही रही है, कास्का वहां पर आता है और इन दोनों को बताता है कि मार्क एंटोनी ने जूलियस सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर किया, उसे राजा बनने के लिए 3 बार क्राउन ऑफर किया, लेकिन उसने एक भी बार उस क्राउन को ऑफर को नहीं एक्सेप्ट किया। वो कह रहा है कि मुझे तो रोम की जनता का प्यार चाहिए, मुझे इस गद्दी से कोई भी लगाव नहीं है। तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद इस कैसियस के मन में और भी ज्यादा दिक्कतें आने लगती हैं कि वो सोचता है कि कहीं ये जूलियस सीजर यहां का राजा बन ना जाए। तो दोस्तों ये सोचता है कि किसी भी तरह से जूलियस सीजर को यहां का राजा बनने से रोकना होगा। जब दोस्तों क्राउन को एक्सेप्ट नहीं करता जूलियस सीजर, उसके बाद इसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। दौरा पड़ने के बाद इसे जूलियस सीजर को वहां से ले जाया जाता है। अब दोस्तों जूलियस सीजर के लिए लोगों के मन में और भी ज्यादा रेस्पेक्ट हो गई है, क्योंकि वो इस क्राउन को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि वो रोम के लोगों की सेवा करना चाहता है। लेकिन ये कैसियस दोस्तों ब्रूटस से पहले ही कह चुका है कि यदि ये राजा बना तो यहां पर लोगों को अपनी मर्जी से कोई भी काम, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाएगी और डिक्टेटरशिप यहां पर चालू हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जूलियस सीजर को यहां का राजा बनने से रोकना पड़ेगा। दोस्तों और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये ब्रूटस और कैसियस रात में अपने घर सोच रहे होते हैं। वो रात बहुत ही डरावनी होती है, आसमानों में बिजली कड़क रही है, बहुत तेज तूफान है। ये कैसियस प्लान करता है कि किस तरह से जूलियस सीजर को मारा जाए, और ब्रूटस सोच रहा है कि कहीं जो कैसियस ने बातें मुझे बताई हैं वो सच ना हो जाए, कि कहीं लोगों को जूलियस सीजर के राजा बनने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़े, और ऐसा हुआ तो यहाँ की जनता जो है मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब दोस्तों ये कैसियस भी सोच रहा है कि यदि मैं जूलियस सीजर को मारूं तो मुझे इस ब्रूटस का साथ जरूर चाहिए, मुझे किसी भी तरह से इस ब्रूटस को अपनी तरफ लेना ही होगा। ठीक है, अब ये पूरी कोशिश करता है। ये क्या करता है दोस्तों, कैसियस एक पत्र लिखता है। किसके लिए? इस ब्रूटस के लिए। किसकी तरफ से लिखता है पत्र? रोम की जनता की तरफ से। उसमें लिखा होता है कि रोम की जनता नहीं चाहती कि जूलियस सीजर को यहां का राजा बनाया जाए। क्यों? क्योंकि यदि वो यहां का राजा बना तो एक डिक्टेटर के रूप में ही बढ़ेगा, और यहां की जनता अपना पूरा का पूरा जो आजादी है, फ्रीडम है, उसको पूरी तरह से खो देगी। तो हम नहीं चाहते जूलियस सीजर को यहां का राजा बनाया जाए। तो इस पत्र को पढ़ने के बाद दोस्तों ये ब्रूटस डिसाइड कर लेता है कि अब इस जूलियस सीजर को तो हमें मारना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये ब्रूटस जो है सोच लेता है। अब ये कैसियस कहता है कि हमें जूलियस सीजर के साथ साथ मार्क एंटोनी को भी मारना होगा, लेकिन मार्क एंटोनी को मारने के लिए ब्रूटस तैयार नहीं होता। वो कहता है कि हमारी दुश्मनी या फिर लोगों को खतरा जो है वो जूलियस सीजर से है, ना कि मार्क एंटोनी से, तो हम उसे नहीं मारेंगे। ठीक है, ये कैसियस मान लेता है कि कोई बात नहीं, हम जूलियस सीजर को ही मार देंगे। अब दोस्तों ब्रूटस और कैसियस का डिस्कशन जैसे ही खत्म होता है, कैसियस वहां से चला जाता है। तो पोर्सिया अपने हस्बैंड ब्रूटस से पूछती है कि तुम लोग क्या करने वाले हो, क्या तुम चाहते हो? तो वो उसको कुछ नहीं बताता। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे तुम्हें बताना ही होगा। वो अपने आप को जख्म दे लेती है, जख्मी कर लेती है एक खंजर से अपने आप को। कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तो वो बता देता है कि हम जूलियस सीजर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जानकर पोर्शिया बहुत दुखी होती है, लेकिन अपने पति को रोक नहीं पाती। अब दोस्तों दिन आता है मार्च 15 का, जब उस ज्योतिषी ने कहा था कि जूलियस सीजर तुम्हें अपना ध्यान रखना है मार्च 15 के आसपास। मार्च 15 के दिन को एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में दोस्तों सारे के सारे षड्यंत्रकारी, जिसमें कि दोस्तों ब्रूटस है, कैसियस है, कास्का है,
डेशियस है और फ्लेवियस और मेरुलस है। ये सारे के सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं जूलियस सीजर को मारने के लिए। अब सभा का आयोजन मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में जूलियस सीजर को आमंत्रित किया जाता है। जूलियस सीजर को आमंत्रित तो किया जाता है, लेकिन दोस्तों जूलियस सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया उसे कहीं भी जाने के लिए 15 तारीख को, मार्च 15 को मना कर देती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने रात एक बहुत बुरा सपना देखा है। उस सपने में लोग तुम्हें मार रहे थे और एक तुम्हारी मूर्ति से खून निकल रहा था, जिसमें लोग हाथ धो रहे थे और बहुत तेज तेज हंस रहे थे, तो आज तुम कहीं भी नहीं जाओगे। जूलियस सीजर दोस्तों इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। अब ये कैलिफोर्निया उसे अपनी कसम देती है और उसे वहीं पर रोक लेती है। जूलियस सीजर अपनी वाइफ की बात मानकर वहीं पर रुक जाता है। तभी दोस्तों एक षड्यंत्रकारी आता है जिसका नाम है डेसियस। वो आकर जूलियस सीजर से कहता है कि आज मार्च 15 है और हमने एक मीटिंग रखी हुई है, उस मीटिंग में आपको आना है। तो ये दोस्तों ये डेसियस से कहता है जूलियस सीजर कि नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरी वाइफ ने एक गंदा बुरा सपना देख लिया है जिसमें रोम के लोग मुझे मार रहे हैं। तो ये डेसियस दोस्तों उस बात को बदलते हुए कहता है कि आपकी वाइफ ने जो सपना देखा है वो कोई गलत सपना नहीं है, वो तो बल्कि अच्छा सपना है। उस सपने में आपको दिखाया गया है कि रोम के लोग आपको कितना चाहते हैं। रोम के लोग आपका जो खून है, क्योंकि आप अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी रोम के लोगों की उठाना चाहते हो, उसमें ये दिखाया हो कि आपके खून का एक एक कतरा रोम के लोगों के लिए काम आएगा। तो दोस्तों जूलियस सीजर ऐसा सुनने के बाद थोड़ा इंप्रेस होता है और फिर उसके बाद ये डेसियस ये और कहता है कि जब रोम के लोगों को पता चलेगा कि आपने अपनी बीवी की सपने की वजह से ये 15 मार्च को रखी गई मीटिंग कैंसिल करवा दी है या उसमें आपने अटेंडेंस नहीं दी, आपने उसको अटेंड नहीं किया, तो लोग आप पर हंसेंगे। तो जूलियस सीजर ये बात सुनने के बाद दोस्तों वहां से चला जाता है इस डेसियस के साथ। अब जैसे ही ये वहां से निकलते हैं तो दोस्तों वही ज्योतिषी से फिर से मिलता है जूलियस सीजर को। वो इसे बताना चाहता है कि तुम आज कहीं मत जाओ, लेकिन वो इससे बात नहीं कर पाता। अब जूलियस सीजर के पास दोस्तों एक आदमी पत्र लेकर आता है। उस पत्र में सारे कॉन्स्पिरेटर्स का नाम लिखा होता है कि कौन कौन षड्यंत्रकारी हैं और क्या षड्यंत्र जूलियस सीजर के साथ किया जाने वाला है। लेकिन जूलियस सीजर उस पत्र को लेने से मना कर देता है। जैसे ही दोस्तों ये सभा में पहुंचता है, जूलियस सीजर को सारे लोग बारी बारी से मारते हैं। अब जूलियस सीजर पहले तो झटपटाता है, उन लोगों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में जब वो देखता है कि उसका मित्र ब्रूटस भी उसको मारने के लिए आ रहा है, तो वो ये सारी कोशिशें करना बंद कर देता है कि जब मेरा मित्र ही मुझे मारना चाहता है तो अब जीने से कोई फायदा नहीं है। और जो वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो मिलकर जूलियस सीजर को मार देते हैं। अब दोस्तों इसको मारने के बाद रोम की जनता को भी तो संभालना है। रोम की जनता को कौन संभालेगा? अब रोम की जनता को संभालने के लिए दोस्तों ये ब्रूटस और कैसियस स्पीच देने के लिए स्टेज पर आते हैं। ये दोनों अलग अलग स्टेज पर आते हैं और स्पीच देते हैं। ये कहते हैं कि हमने जूलियस सीजर को तुम लोगों की खुशी के लिए ही मारा है, क्योंकि जूलियस सीजर यहाँ का राजा बनना चाहता था और राजा बनकर जो एक तरह से तानाशाही है उसको लाना चाहता था, वो लोगों को परेशान करना चाहता था, इसलिए हमने रोम की जनता के लिए उसे मार दिया। पहले तो रोम की जनता दोस्तों इस पर विश्वास नहीं करती कि कैसा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब ब्रूटस भी अपनी स्पीच देता है तो लोग उसकी स्पीच को सुनकर ऐसा मान लेते हैं। तभी दोस्तों जूलियस सीजर की डेथ होती है, उसकी लाश वहां पर पड़ी होती है, तो मार्क एंटनी वहां पर पहुंचता है। अब मार्क एंटनी दोस्तों इस ब्रूटस से कहता है कि मुझे भी अपनी स्पीच देनी है, लेकिन इस बात के लिए ये कैसियस दोस्तों तैयार नहीं होता। कैसियस मना कर देता है कि नहीं, एंटनी को स्पीच नहीं देनी है। अब दोस्तों ये ब्रूटस जो है वो एंटनी को अलाउ कर देता है स्पीच देने के लिए। जैसे ही एंटनी स्टेज पर जाता है स्पीच देने के लिए, वो लोगों से कहता है कि क्या तुम जानते हो जूलियस सीजर कौन था, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या करने की कोशिश की है, क्या तुमने जूलियस सीजर के एहसानों का बदला ऐसे ही चुकाने की कोशिश की थी, क्या तुम भूल गए कि जूलियस सीजर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो कहता है जूलियस सीजर जो है बहुत ही अच्छा इंसान था और रोम के लोगों का हमेशा भला चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने उसे बिल्कुल नहीं समझा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों ये जूलियस सीजर के बारे में कुछ नहीं बताता मार्क एंटनी, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट के बाद वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कहता है कि जो जूलियस सीजर का सबसे अच्छा बगीचा था, उसने कहा है कि मेरी मौत के बाद इस बगीचे को खोल दिया जाए, जिसमें लोग हमेशा घूमा करेंगे।
और जो मेरी संपत्ति है वो रोम के लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट दी जाए। तो दोस्तों ये सुनने के बाद रोम के लोग भड़क जाते हैं कि जूलियस सीजर को जो मारा है वो गलती से षड्यंत्र रचाकर मारा गया है। अब ये ब्रूटस और कैसियस वहां से भाग निकलते हैं कि उन्हें रोम की जनता अब मार डालेगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ मार्क एंटनी, ऑक्टावियस सीजर और एक बंदा जिसका नाम है लेपिडस, ये अपनी सेना लेकर निकल जाते हैं ब्रूटस की सेना पर चढ़ाई करने के लिए। लड़ाई होने लगती है दोस्तों, ब्रूटस की सेना हार के कगार पर होती है। अब ये ब्रूटस और कैसियस सोचते हैं कि लोग जो हैं हमें मार डालेंगे, हम लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ये कैसियस दोस्तों अपने एक सैनिक से कहता है कि तुम मुझे मार दो। तो कैसियस का सैनिक एक छुरा उठाता है और उसको मार देता है। तभी दोस्तों ब्रूटस भी अपने एक मित्र से कहता है कि क्या तुम मुझे इस पब्लिक में मरने के लिए छोड़ना चाहते हो, तुम भी एक तलवार उठाओ और मुझे मार दो। लेकिन उसका मित्र उसे मारने के लिए मना कर देता है। अब दोस्तों ये ब्रूटस जो है जमीन में तलवार गाड़ता है और खुद को मार लेता है। तो दोस्तों मार्क एंटनी एक बार फिर से स्टेज पर आता है जब ये लोग मर जाते हैं। वो कहता है कि जो ब्रूटस है वो सही में एक अच्छा इंसान था जो रोम के लोगों का भला चाहता था। उसके मन में तो ये सारी बातें डाली गई थी कि ये जूलियस सीजर एक बुरा इंसान है, लेकिन सही में तो उसने रोम के लोगों का बहुत ही अच्छा चाहा। उसने कभी नहीं चाहा रोम के लोग किसी तरह से किसी दिक्कत में जिएं। तो इसीलिए हमें ब्रूटस को इस संसार से सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। तो दोस्तों एंटनी की इस स्पीच को सुनने के बाद ब्रूटस को इस संसार से बिल्कुल सम्मान से विदा किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये प्ले खत्म हो जाता है। मिलते हैं एक और नए प्ले में, तब तक के लिए जय हिंद।